हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7 और टाइम हो गया है जीके की डोज का। मैं आदि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, वीडियो को लाइक कर दो और जो बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं उनको उठा दो ज़रा। ठीक है भाई, ये आज से नया टाइम टेबल सेट किया है। यही जीके का डोज रात को 9:30 बजे स्टार्ट होता था हमारा, लेकिन इसको टाइम चेंज करके मॉर्निंग में 7 बजे कर दिया गया है। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्विज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। एंड द फर्स्ट वन इज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, देखो जरा क्वेश्चंस को पढ़ो जल्दी से। समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र या बराबर धूप वाले क्षेत्र। बताओ जरा कि कंटूर वे इमेजिनेशन लाइन होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या दर्शाती हैं। जल्दी कमेंट करो सारे प्यारे बच्चे, शाबाश। वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि एक एक बच्चे का हमें पता लग पाए कि किस बच्चे की कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है भाई, फर्स्ट का कंटूर सर सही जवाब जाएगा इसका कि बराबर ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है सर? कंटूर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटूर। बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, शाबाश। ठीक है सर, आइसोनेफ शब्द, चलो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन और आ गया है सर। आइसोनेफ, जैसे अभी कंटूर किया है, कंटूर क्या था? समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर कहते हैं। तो सर ऐसे ही बताना कि आइसोनेफ शब्द क्या क्या समान, भाई कौन सी रेखाओं का द्योतक है ये? समान मेघमयता वाले, समान लवणता वाले, समान वर्षा वाले, समान दाब वाले। जल्दी कमेंट करके बताओ जरा, आइसोनेफ जो शब्द है ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल भाई, शाबाश, बोलो जरा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बिल्कुल सर। चलो देखते हैं सर, समान दाब वाले जो रेखाएं होती हैं जो मिलाती है समान दाब वाले क्षेत्र, उनको बोलते हैं सर, ध्यान से रखना सर, 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन में। आइसोबार, आगे देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आइसोबार। समभारी, जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हाइसो भी बोल सकते हो, आइसो भी बोल सकते हो, आइसो हाइट। अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे सर हाइट यानी ऊंचाई, नहीं बेटा, आइसो हाइसो हाइट क्या होता है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और समान लवणता वाले स्थानों को बोलते हैं सर आइसोहेलान। इसको क्या बोलते हैं? आइसोहेलान। 4 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से याद रखना, आइसोहेलान। तो सर एक ही ऑप्शन बच गया। आइसोनेफ क्या होता है? समान मेघमयता, समान मेघाच्छदन जो होता है, समान मतलब एक तरीके से बारिश, वर्षा। ठीक है भाई, वर्षा नहीं, समान बादल, सॉरी। ठीक है भाई, मेघाच्छदन मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ कहते हैं, वर्षा वाली हाइसो हाइट हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है सर, मिलान करना है, देख लो ज़रा एक बार आप इनको, फिर देखते हैं। सर निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से समूह बनाइए। अब आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे, बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को हम टिक करेंगे। आप बिल्कुल शांत हो जाओ और कमेंट करके बताओ ज़रा मेरे को कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नाम लिखो और उसके आगे उसका स्थान लिखो, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। सही ढंग से समूह बनाना है सर, जल्दी बताओ ज़रा। बिल्कुल सर, कालाहारी जो मरुस्थल है ना, ये कहाँ है सर? ये अफ्रीका के अंदर है सर। कहाँ पर है ये? अफ्रीका। अटाकामा की बात करें तो सर अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। सर थार मरुस्थल आपको पता है कहाँ है सर? एशिया के अंदर। और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक बार ज़रा जल्दी से क्विक रिवीजन ले लो चारों मरुस्थल का।
पहला बोला मैंने कालाहारी कहाँ है सर, अफ्रीका में। अटाकामा कहाँ है सर, दक्षिण अमेरिका में। थार मरुस्थल कहाँ है सर, एशिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है सर, बताओ जरा, शाबाश, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन मैं एक एक करके नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में पूछ सकता हूँ, इसलिए ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो, अगर आपको डायरेक्ट चैनल के ऊपर विजिट करना है तो डायरेक्ट ये अपने चैनल का लिंक दे रखा है, जो भी बाद में आपको ग्रुप्स के अंदर टेलीग्राम पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट आपका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, जीएस प्लेनेट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सही जवाब क्या जाएगा सर इसका। एक भी बच्चे का ये जवाब गलत नहीं जाना चाहिए, वरना मॉर्निंग की शुरुआत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी बच्चे लाइव चल रहे हैं वो सब एक एक कान के नीचे बढ़िया वाला लगा के देंगे स्लैप किसको, जो गलत बताएगा। ठीक है सर, बताओ ज़रा मरुस्थल कहाँ है सबसे बड़ा। सही जवाब जाएगा सर, कौन सा है सर, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था, बताओ जरा। लोहे से बना प्रथम पुल किस देश में बनाया गया था, ब्रिज। ठीक है भाई, इंग्लैंड में, इटली में, ग्रीस में या फ्रांस में, बोलो जरा। लोहे का प्रथम पुल कहाँ बनाया गया था सर, ये बता देता हूँ, 1779 1779 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। और ये सर कहाँ है सर, बिल्कुल बता देता हूँ, ये इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है भाई, कौन सी नदी पर बनाया गया था, ये सेबर्न नदी पर। कौन सी नदी पर, सेबर्न नदी पर बनाया गया था। जीएस प्लेनेट की कोशिश है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएं जो क्वेश्चन एग्जाम में तो आते हैं लेकिन आप उनकी तैयारी करके नहीं जाते हो। ठीक है भाई, सही जवाब जाएगा 5th का क्या, इंग्लैंड। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया होगा सर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पेशावर किसके निकट है, बताओ जरा। पेशावर किसके निकट है, कराकोरम दर्रा, नामिकाला दर्रा, जोजिला दर्रा या खैबर दर्रा, बताओ जरा, कौन से पास के निकट है पेशावर, बोलो जरा। बताओ भाई, कहाँ है पेशावर, पाकिस्तान के अंदर है। और ये अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे निकट किसके है भाई, कौन से पास के सबसे निकट है। बिल्कुल सर, 6th का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, खैबर दर्रा। खैबर दर्रे के सबसे निकट है ये। पाकिस्तानी जो खैबर है ये पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है वहाँ की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, बताओ। रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें अगर मशरूम चट्टान का निर्माण हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अपर्दन के कारण, अपवहन यानी संकुचन के कारण, सन्निघर्षण के कारण या अपघर्षण के कारण। कमेंट करके बताओ सारे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 2013 के अंदर CHSL के पेपर में आया था। बताओ जरा, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा इसका। सर किसका उदाहरण है ये, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देख लो। सर किसका उदाहरण है, इरोजन का। किसके कारण बनती हैं ये मशरूम चट्टान, इरोजन के कारण। और सही जवाब जाएगा सर ऑप्शन ए, अपरदन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, बोलो जरा। हवा के तेज वेग से जो रेतीले टीले बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मरुटिबा कहते हैं, ड्यून कहते हैं, गहवर यानी सर्क कहते हैं, हमादा कहते हैं या क्लिफ कहते हैं, भृगु, बोलो जरा। भाई मज़ा आ रहा है मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं वास्तव में, एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन हैं, पूरे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 2013 के MTS के SSC के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ भाई, हवा के तेज़ वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है। सर बिल्कुल सही जवाब जाएगा इसका। सर उनको कहा जाता है मरुटिबा या इंग्लिश में बोले तो ड्यून कहा जाता है सर। ठीक है भाई, सैंड ड्यूम्स किसके कारण बनते हैं, हवा के तेज़ वेग के कारण, सैंड ड्यूम्स। ठीक है भाई, ड्यून कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, बोलो जरा। सबसे बड़ा खनन पतन कौन सा है, पतन यानी क्या, बंदरगाह एक तरीके से। ठीक है भाई, न्यावासोवा है, हैमिल्टन है, हेडलैंड है या पार्डन है, बोलो जरा। सबसे बड़ा खनन बंदरगाह कौन सा है, पतन कौन सा है,
बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा क्या? 9th का सही जवाब जाएगा सर क्या? हेडलैंड। क्या जाएगा सर? हेडलैंड। और ये हेडलैंड कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, बोलो जरा। सबसे बिजी और सबसे इम्पोर्टेंट समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रशांत पैसिफिक समुद्री मार्ग, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग या हिंद महासागर मार्ग, बोलो जरा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है? सही जवाब क्या जाएगा भाई? बिल्कुल सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आई थिंक आपको। ठीक है भाई, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जाएगा सर 7th का बी। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, यह सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है भाई, और यह यूरोप और जो पूर्वी उधर के उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप हैं उन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा सर। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, बताओ जरा। भारत का राष्ट्रपति ठीक है, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या चीज़ घोषित कर सकता है सर? वित्तीय आपातकाल घोषित करना उसका विवेकाधिकार है, या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना उसका विवेकाधिकार है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना विवेकाधिकार है, या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना विवेकाधिकार है? कमेंट करके बताओ सारे प्यारे बच्चे। पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर स्वेच्छा निर्णय अधिकार कौन सा है? बिल्कुल सर, मैक्सिमम बच्चे का सही जवाब नहीं दिख रहा मेरे को। बहुत इजी क्वेश्चन था सर, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1। अब बता दो जरा। बिल्कुल सर, अब तो नज़र आ गया होगा। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और ये विवेकाधिकार अपने स्वेच्छा अपनी इच्छा के अधिकार है राष्ट्रपति का ये। ठीक है भाई, अपनी इच्छा से नियुक्ति करता है। बाकी आप सबको पता है जो पार्टी जो इस नाम को नामित करती है उसको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सर सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, बताओ भाई। राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन जो कार्यकारिणी होती है समिति, उसके सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं सर? विधानमंडल के दोनों सदनों से, केवल लोकसभा के होते हैं। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होती है। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। 12 नंबर का सही जवाब देकर बताओ। बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा सर ऑप्शन सी। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पॉलिटी में पढ़वा दूंगा आराम से ये चीज़ें। सर अगर राष्ट्रपति विधानमंडल के किसी भी सदस्य का चयन करता है ना, तो उसे अपने विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में जो कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सर 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, बताओ जरा। त्यागपत्र में भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो बताओ जरा। यदि अपने जो ओम बिरला हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है भाई, अगर वो त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे, बोलो जरा। सही जवाब क्या जाएगा सर? आर्टिकल 94 याद आया कुछ? सब क्लॉज बी। ठीक है भाई, के तहत अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित करके देगा अपना त्यागपत्र, भाई बिल्कुल सही जवाब जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। आर्टिकल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट वन इज, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है, बोलो जरा। अगर राष्ट्रपति
का पद खाली हो तो आपको सिंपल सी पता है कि उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्य करता है, लेकिन इसने कहा है कि अगर दोनों ही खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो कौन करेगा राष्ट्रपति के पद पर। आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी किसी भी कंडीशन में खाली नहीं रह सकता। तो सर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन उसके पद पर अस्थायी रूप से कार्य करेगा, बताओ ज़रा। बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा क्या, बिल्कुल सर 14 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हमारे जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तरीके से अस्थायी रूप से कार्य करेंगे राष्ट्रपति के पद पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, बताओ ज़रा। आपातकालीन स्थिति लागू की थी, कब की थी आंतरिक अव्यवस्था के कारण? 62 में, 65 में, 71 में या 75 में? बताओ ज़रा, आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, कब की थी सर? बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्या जाएगा? 1975 में। ठीक है भाई, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, बोलो ज़रा। सर इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं, आपको अच्छे से पता है। आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है, 365 भी है। अभी इन 3 का डिस्कस करते हैं। सर 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 कहता है किसी एक राज्य के अंदर आपातकाल, और 360 अनुच्छेद क्या बताता है आर्टिकल सर? वित्तीय आपातकाल। तो सर ऑप्शन बी, बात कहाँ की हो रही है? राज्य के अंदर संवैधानिक प्रणाली विफल हो जाए तो सही जवाब जाएगा आर्टिकल 356। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लागू की जाती है। सर 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए, बताओ ज़रा। कि कौन से ऐसे पदासीन पद पर रहते हुए कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए? कौन थे भाई? राधाकृष्णन थे, वीवी गिरी थे, भैरव सिंह शेखावत, या बी और सी दोनों, बताओ ज़रा। सही जवाब क्या जाएगा भाई? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत। अरे आपको तो अच्छे से पता ही होगा। और इनको हराया किसने था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। ठीक है भाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे ये जुलाई 2007 के अंदर। ठीक है भाई, चुनाव में। और ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे। ठीक है भाई, 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से। सी इज़ द राइट आंसर। सर भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था भाई? ऐसा राष्ट्रपति का नाम बताओ जो पहले नेता नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, बताओ ज़रा। आई थिंक ये नाम सबको पता है। सही जवाब क्या जाएगा भाई? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के जो मिसाइल मैन थे, ये वैज्ञानिक थे, ये पेशे से राजनीतिज्ञ नहीं थे। ठीक है भाई, 25 जुलाई 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, बताओ जरा। समापन का क्या मतलब है संसदीय शब्दावली में? ठीक है भाई, बताओ। संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनंदिन मतलब डेली की जो कार्यवाही है उसका अंत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई समापन का क्या अर्थ है? बिल्कुल सर, समाप्त हो गया। क्या हो गया? समापन मतलब संसद के सत्र का अंत। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 19 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, बताओ जरा। लोकसभा के अंदर कि ये चीज़ प्रमाणित कौन करता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, बताओ जरा। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? बिल्कुल सर, आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 4
के अकॉर्डिंग लोकसभा के अंदर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज़ को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है सर? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, और इनका जो निश्चय होगा वो अंतिम होगा, जो ये बोलेंगे वो फाइनल होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है सर, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? बताओ जरा। हमारे ओम बिरला जो सर हैं, अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल या संसद? अरे बोलो भाई, कौन निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते? 21 का सही जवाब क्या जाएगा सर? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के इनके वेतन और भत्ते किसके द्वारा किए जाते हैं निर्धारित? भाई संसद के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ जरा। शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र या किसी विधेयक निरूपण? निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? भाई बताओ जरा, कौन सा ऐसा काल है जिसके अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिसके अंतर्गत? बिल्कुल आपको बिल्कुल सर पता है, जिस बच्चे ने पॉलिटी पढ़ी है उसको अच्छे से पता है। शून्यकाल, शून्यकाल किसके बाद आता है सर? प्रश्न काल के बाद। किसके बाद? प्रश्न काल के बाद शून्यकाल आता है, और इस काल में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं ना भाई? कमेंट करो। बताओ। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान बताना है आपको, शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? बोलो। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तक्षशिला। वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। ठीक है भाई, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैनिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी? उन्होंने तक्षशिला से ही प्राप्त की थी, और चाणक्य यहाँ का बहुत प्रसिद्ध आचार्य था। मौर्य काल पढ़ेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखन किसके समकालीन थे? बताओ जरा। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? भाई अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन, ये बताओ जरा। कौन थे? बिल्कुल सबको पता है, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया सर। कौन? कौटिल्य, या जिनको क्या बोलते हैं सर? चाणक्य बोलते हैं। ठीक है भाई, किसके समकालीन थे? सही जवाब जाएगा क्या सर? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? बोलो जरा। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी या 128 ईस्वी? कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, बैठे थे? बिल्कुल बर सर, कनिष्क के राज्यारोहण की सर्वाधिक जो मान्य तिथि है वो क्या मानी जाती है सर? 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। ठीक है, और यहीं से जो शक संवत है हमारा, उसका भी प्रारंभ माना जाता है, आपको अच्छे से पता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत, देखो वही आ गया, गलत बता दिया मैंने। ठीक है, गलती कर दी, लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर बता दिया। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? आई थिंक अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, कमेंट करो। बिल्कुल सर, 26 का सही जवाब जाएगा। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, किसकी भाई? शक संवत की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? बोलो जरा। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लवन, चोल,
चालुक्य है, सॉरी चाणक्य नहीं, सातवाहन। कौन से राजवंश से संबंधित जानकारी मिलती है? शिलालेख कौन सा सर? उत्तर मेरूर। कहाँ है सर ये उत्तर मेरूर? पता है आपको? बिल्कुल पता होना चाहिए सर। कहाँ है ये? तमिलनाडु का जो कांचीपुरम है ना, कांचीपुरम जिले में स्थित है ये। ठीक है भाई। और किसके बारे में जानकारी? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, चोलों। जो चोल थे उनके जो ग्रामीण प्रशासन था उनकी जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। ठीक है भाई। और ये लगभग 920 ईस्वी के आसपास का है ये शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? बताओ जरा, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने, आदित्य ने, विजय लाला ने या राजा राम ने? बोलो जरा। बिल्कुल, कौन से चोल राजा द्वारा? सही जवाब जाएगा सर क्या? बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा सर राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आ गया? बिल्कुल सर, दिख रहा होगा सर। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने किया था भाई? प्रतिहारों ने, पालों ने या राष्ट्रकूटों ने या चालुक्यों ने? भाई क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, मैनेज करो। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछूं भारत की राजधानी बता दो, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है भाई, बताओ जरा, अरबों को पराजित किसने किया था 738 ईस्वी में? 738 ईस्वी में बिल्कुल सर राजस्थान का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा सर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रतिहारों ने। ठीक है भाई। राजा नागभट्ट जो प्रथम थे उनके नेतृत्व में, आपको अच्छे से पता है, एक राजपूतों को संघ का निर्माण हुआ था। और इसी संघ ने जो जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल-मारी के नेतृत्व वाली जो अरब सेना थी उसको हराया था। अब देखो, ये नाम आपको अजीब लग रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। जब बार बार इनको पढ़ोगे ये नाम ईजी हो जाएंगे। जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल-मारी। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क जो मंदिर है उसके देवता कौन से हैं? सूर्य देवता, शिव देवता, कृष्ण देवता या ब्रह्मा? बोलो जरा, 30 का सही जवाब क्या जाएगा सर? कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर है? बिल्कुल है। बिल्कुल सर, सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य देवता। इसका निर्माण किसने करवाया था? जो सर गंग राजा था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में, याद रखना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताओ। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले, अल हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम? सर सेनापति का नाम बताना है, याद रखना। ठीक है, अच्छे से पता है आपको इस चीज़ का आंसर। भारत पर आक्रमण किया था, किसने किया था? बिल्कुल सर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है भाई। और सिंध का शासक कौन था उस टाइम पे? दाहिर। कौन था भाई? दाहिर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बोलो जरा। महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर के मंदिर, सोमनाथ मंदिर, हैलेबिड मंदिर या कोणार्क? आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा सर? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, 1025 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं ना भाई जो वर्तमान में, उसका वैसे लास्ट में फाइनली निर्माण किया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज तुगलक द्वारा? बोलो। फाइनली किसके द्वारा निर्माण किया गया था जैसा हम आज देखते हैं भाई? बिल्कुल सही जवाब जाएगा सर फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा सर? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश के सुल्तानों ने, दास वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? बोलो जरा। सबसे अधिक तक समय तक शासन किसने किया था? सही जवाब जाएगा सर क्या? बिल्कुल 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 सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सर तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने कब तक सर? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। ठीक है भाई। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक। दास वंश की बात करें तो 1206 से 1290 तक। और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया सर? तुगलक वंश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सर 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताओ जरा। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स द्वारा, राजा रवि वर्मा द्वारा, एओ ह्यूम द्वारा या केशव चंद्र सेन द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भाई? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में? बिल्कुल सर। 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स द्वारा। विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आने वाली है 9 बजे मैथमेटिक्स की। ठीक है भाई। डेमो क्लास होगी। स्टार्टिंग बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखना ना भूलें, सारे बच्चे लाइव जुड़ जाना। 36 है सर, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? ये ध्यान है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग या बेंटिक आयोग? सर 36 का सही जवाब क्या जाएगा? बोलो ज़रा। बिल्कुल सर। सबसे पहले चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 36 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताओ ज़रा। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, राजा राम मोहन द्वारा, जे.ए. हिक्की द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा? बताओ ज़रा किसने किया था भाई अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र? बोलो। बिल्कुल सर 1780 में, 1780 के अंदर। ठीक है भाई। जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट या द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। ठीक है भाई। तो सही जवाब क्या जाएगा इसका? बिल्कुल सर सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, जे.ए. हिक्की। ठीक है भाई। जेम्स अगस्टस हिक्की, बंगाल गजट। 38 नंबर क्वेश्चन है सर, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बोलो जरा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का जो टैक्स असिस्टेंट पेपर हुआ था 2009 में, उसमें भी ये क्वेश्चन था। लोकहितवादी कहा जाता है, कौन से धार्मिक सुधारक को कहा जाता है भाई? ऑप्शन बिल्कुल सर, ऑप्शन ए इज़ द राइट। बेटा इस क्वेश्चन को रट लो आज से आप। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? पश्चिमी भारत का एक धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सर नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? बी.सी. पॉल ने, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मी पथ ने? भाई नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 के अंदर हुई थी, आपको पता है। ठीक है भाई। मार्च 1926 के अंदर। और किसने की थी सर? सरदार भगत सिंह ने। और इनके सहयोगी कौन थे सर? यशपाल और छबलीदास। यशपाल और छबलीदास। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बताओ जरा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आज़ाद?
अरे बता दो, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सर, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है भाई, सही जवाब क्या जाएगा? लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, बताओ जरा। ये क्या था सर? अध्यादेश था, श्वेत पत्र था, संकल्प था, या निम्न में से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया देखते ही। 41 का सही जवाब क्या जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोलो। बिल्कुल सर, देखो इसको हम अध्यादेश नहीं बोल सकते, ठीक है, श्वेत पत्र भी नहीं बोल सकते, संकल्प नहीं था ये, ठीक है, तो ये डी कर सकते हैं सर, इनमें से कोई नहीं। एक तरीके से आपको अच्छे से पता है सर, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है भाई, संसद द्वारा एक वहाँ का ये जो नियामक अधिनियम था 1773 का, कौन सा सर बताओ ज़रा? रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके कमियों को सुधार करने के लिए लाया गया था। ठीक है भाई, तो डी सही है, इनमें से सही जो कोई जवाब सही लग नहीं रहा है। ठीक है, 41 का डी कर सकते हैं, ये सर कमियों को सुधारने के लिए लाया गया था। 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बोलो जरा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, चार्टर अधिनियम 1793 या 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। सर बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा। बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा 1774 के अंदर अगले साल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है, बोलो जरा। प्रसिद्ध तो क्या है, कुप्रसिद्ध है ये, ठीक है, और रास्ता बदल लेने के कारण ये बाढ़ का कारण बनती थी बहुत ज़्यादा बार, कि पता ही नहीं, लोग सोच रहे हैं कि इस रास्ते से नदी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पूरा बंदोबस्त करके बैठे हैं बाढ़ आ जाए तो, लेकिन ये अपना रास्ता बदल लेगी, इधर से आ गई, इधर बाढ़ लेके आ गई, तो कुप्रसिद्ध थी। बताओ ज़रा कौन सी नदी है? बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा? बिल्कुल सर, कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, रास्ता बदल लेती है, बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, अब तो इसके जितने पॉसिबल रास्ते हैं सभी के ऊपर बांध बना दें, ठीक है, कि आएगी तो किधर से आएगी देखते हैं भाई। बाकी बहुत ज़्यादा बार ये बाढ़ का कारण बनी है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। सर बिहार का शोक, देखो यार यही आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक या विषाद कौन सी नदी है? आप क्या बताओगे? मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोसी नदी। ठीक है भाई, 45 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है, बताओ जरा। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय कौन सा है? अरे बोल दो, कौन सा ऐसा बायो रिजर्व क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है? ठीक है भाई, टोटल कितने बायो रिजर्व क्षेत्र हैं भारत में? 18 हैं। कितने? 18। और सबसे बड़े की अगर बात करें तो 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन सा सर? मन्नार की खाड़ी। कौन सा सर? मन्नार की खाड़ी, 10,500 वर्ग किलोमीटर में, और ये भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, बोलो जरा। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? और ये वहीं स्थित है जहाँ गिर पहाड़ी स्थित है। गिर पहाड़ी के अंदर गिर वन, और सर गिर अभ्यारण्य भी वही स्थित है। ठीक है, गिर के नाम से गिर अभ्यारण्य, और आपको अच्छे से पता है सर गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सर गुजरात के अंदर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है, बताओ जरा। इकोलॉजिकल सिस्टम के तहत, मतलब बायोडाइवर्सिटी से फुल, पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है किसको? फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को, पूर्वी हिमालय को। सही जवाब क्या जाएगा सर? भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। बिल्कुल सर, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट।
ठीक है सर। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पारिस्थितिकी तप्त है। अगर बात करूं मैं पूर्वी हिमालय की तो वो भी पारिस्थितिकी तप्ती है, लेकिन भाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, इसलिए सही जवाब देंगे हम यहाँ पे क्या, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट नहीं होता ऑप्शन में तो ये कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा यहीं पे है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सर मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है, बताओ ज़रा। मध्य भारत का जो टीक का जो पेड़ है, टीक है, वो किसका उत्पाद है, कौन से वनों का उत्पाद है। आर्द्र उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंध आर्द्र पतझड़ी वन, शुष्क उष्ण कटिबंधी वन या माउंटेन वन, बताओ ज़रा। मध्य भारत का जो टीक है टेक्टोना क्रैंडिस है भाई। टेक्टोना जो क्रैंडिस है वो किसका उत्पाद है भाई। सही जवाब जाएगा सर क्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, ठीक है भाई, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बोलो जरा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। भाई आपको पता है पहले सूडान बड़ा था, लेकिन सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हो गया, तो उसके बाद अगर बात करें तो सर सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, अल्जीरिया। ठीक है भाई, कुछ अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो सूडान के ऊपर मत जाना, सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। लास्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का। सर एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत है, कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, बताओ जरा। सर रूस के अंदर स्थित है, और यही वो हिस्सा है जो एक तरफ आधे रूस को एशिया में और आधे रूस को यूरोप के अंदर धकेल देता है। ठीक है भाई, बताओ ज़रा कौन सा पर्वत है। बिल्कुल सर, यूरल जो पर्वत है, यूराल जो पर्वत है वो कहाँ है सर, यूरेशिया ये रूस के अंदर है, और एशिया और यूरोप को पृथक करता है। सर आज की जो थॉट है वो देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, ठीक है भाई, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन क्या भाई, अनुभव लाता है। एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ज़रूरी होते हैं। ठीक है भाई, कई बार क्या होता है कि आपको अगर किसी चीज़ में फेलियर मिल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। भाई फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए, अपने जो फेलियर है वहाँ से सबक लो और सीखो कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। तो आज के क्या देखा आपने सर, यहाँ से क्या आपको मिलती है कि सर ये जो 50 क्वेश्चन आज कवर किए ना, ये आज तो कोई इनमें से क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीएस प्लैनेट को, और बेल आइकन दबाकर जो पहला ऑप्शन आता है सर ऑल का, उसको ज़रूर दबाया करो। ठीक है, इस पीडीएफ को सारे ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और इसके जो आंसर हैं सर, आंसर बिल्कुल इसके लास्ट में मेंशन किए गए इसकी पूरी आंसर की, तो आप टेंशन ना लेना, दोबारा से एक बार देख लेना और सारा अपना कवर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 9 बजे मैथ्स की क्लास में। ठीक है सर, इसी के साथ अलविदा।